बड़े स्पर्श में डूबी हुई थी, इसलिए उसने पहले तो कोई विरोध नहीं की, जिससे अध्यांश को ऐसा लगे जैसे उसे आगे बढ़ने का कोई संकेत मिल गया हो, और वो आगे बढ़ता ही गया। लेकिन जैसे ही अश्वी ने उसे रोकने की कोशिश की, तब तक वो आगे बढ़ ही चुका था, परंतु अश्वी के मुंह से अपना नाम सुनते ही अध्यांश होश में आ गया और वो रुक गया। उसे भी अपने किए का एहसास हुआ और उसे थोड़ा गिल्ट महसूस होने लगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि कुछ क्षण पहले अश्वी ने उसका नाम लेकर पुकारा था। यह याद आते ही अध्यांश के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई। अध्यांश तुरंत अश्वी के पास से उठकर बिस्तर पर उसकी बगल में लेट गया। अगले ही पल उसने अश्वी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया, उसके दोनों गालों पर अपने हाथ रखे और अंगूठों से उसके होठों को हल्के से सहलाते हुए प्यार से उसकी आंखों में देखा। हालांकि थोड़ी देर पहले जो कुछ भी उनके बीच होते होते रह गया, उसकी वजह से अश्वी को शर्म आ रही थी और इसलिए वह अध्यांश की आंखों में देखने से बच रही थी। जब अध्यांश ने यह नोटिस की तो उसने आगे बढ़कर अपने हाथों से अश्वी का चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया ताकि उसकी आंखों में आंखें डाल सके, लेकिन फिर भी अश्वी की पलकें झुकी हुई थी। ऐसे में अध्यांश को मजबूरन शब्दों का सहारा लेना पड़ा, जान शर्माना छोड़ो और ऊपर देखो। परंतु अध्यांश के शब्दों का कोई भी अश्वी पर असर न हुआ। उसने अब भी अपनी नज़रें झुकाए ही रखी थी, इसलिए अध्यांश ने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, और इस बार उसके शब्दों में थोड़ी जोर भी थी, प्लीज़ जान। इतना कहते वक्त भी उसकी आवाज़ में सिर्फ विनम्रता ही थी। अध्यांश की ऊंची आवाज़ सुनकर अश्वी ने धीरे से अपनी नज़रें उठाई और अध्यांश की नज़रों से मिली। अध्यांश ने फिर उसे अपने अंगूठों से अश्वी के होठों को सहलाना शुरू किया, मानो अपने होठों से उसके होठों को महसूस कर रहे हो। थोड़ी देर अश्वी को यूं ही निहारने के बाद अध्यांश ने कहा, जान, अभी कुछ समय पहले आपने क्या कहा था? वही मिस्टर राजवंश, प्लीज़ रुक जाइए, अश्वी ने डरते डरते कहा। वो नहीं जान। इसके बाद अध्यांश ने फिर से पूछा। अश्वी को तो याद ही न था कि उसने अध्यांश को रोकते हुए उसके नाम से पुकारा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अध्यांश क्या जानना चाहता है। जब अध्यांश ने दोबारा उससे पूछा तो अश्वी जवाब देने के बजाय उसे एकटक देखने लगी। अश्वी की नज़रें देखकर अध्यांश को यकीन हो गया कि अश्वी ने डर के कारण उसका नाम लिया था और डर खत्म होते ही वह उसे भूल भी गई। ये समझते ही अध्यांश ने खुद उसे बताया। अध्यांश अश्वी से विनती भरे स्वर में बोला, जान, थोड़ी देर पहले आपने मुझे मेरे नाम से पुकारा था, प्लीज़ एक बार फिर मेरा नाम ले लो ना, प्लीज़। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि आपको आपके नाम से पुकारूं। हकीकत में तो बहुत दूर की बात है, इसलिए कृपया गलत बातें मत कहिए। अध्यांश की बात सुनकर अश्वी की आंखें चौड़ी हो गई। उसने साफ साफ इनकार कर दिया। जान, सच कह रहा हूँ, मुझ पर भरोसा करो, आपने मुझे अध्यांश कहकर पुकारा था। अरे आपकी कसम खाकर कहता हूँ कि आपने मेरा नाम लिया था। प्लीज़ एक बार मुझे अध्यांश कहकर पुकारो, प्लीज़ ना जान, प्लीज़। अध्यांश अपनी जिद पूरी कराने के लिए छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाने लगा। उसके ऐसे प्यारे हाव भाव देखकर एक पल के लिए तो अश्वी भी पिघल गई। उसे भी लगा कि वो अध्यांश की बात मान ले, लेकिन जो काम उसने डर में किया था उसे दोहराने में अब उसकी जुबान ही नहीं चल रही थी। शब्द उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। फिर भी अध्यांश की जिद के आगे झुकते हुए अश्वी ने कोशिश की और रुकते रुकते अध्यांश का नाम लिया। अध्या इतना बोलते ही अश्वी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। भले ही अश्वी ने रुकते रुकते अध्यांश का नाम लिया हो, लेकिन उसे ये अच्छा लगा। हालांकि वो चाहता था कि अश्वी बिना रुके उसका नाम ले, इसलिए उसने अश्वी का माथा चूमा और फिर उससे आंखें खोलने को कहकर दोबारा विनती की, जान, ऐसे नहीं, बिना रुके बोलो, प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर राजवंश, जिद मत कीजिए, मुझसे ये नहीं होगा। अश्वी ने अपनी आंखें खोल ली, लेकिन अध्यांश की बात मानने से इनकार कर दिया, वो भी विनम्र स्वर में। परंतु आज तो अध्यांश जैसे जिद पर ही अड़ा हुआ था, वो भी राजहट की तरह अड़ गया। मैं कुछ नहीं जानता, आज तो तुम्हें मेरा नाम लेना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता,
आखिरकार अश्वी को अध्यांश की जिद के सामने झुकना ही पड़ा और उसने अपनी हार मानते हुए अध्यांश का नाम लिया, और वो भी बिना रुके अध्यांश। ये सुनकर अध्यांश इतना खुश हो गया कि उसने उत्साह में आकर अश्वी के चेहरे को अपने किस से भर दिया। अध्यांश को इतना खुश अश्वी ने पहले कभी नहीं देखा था, कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। यहाँ तक कि तब भी नहीं जब उसने 5 साल पहले के लंबे समय के बाद पहली बार अश्वी को अपनी आंखों के सामने देखा था। ठीक है, अब तो आपकी मुराद पूरी हो गई ना, तो अब सो जाना है या फिर पूरी रात ऐसे ही जागते रहना है। कुछ देर तक तो अश्वी ने अध्यांश का उत्साह से भरा चेहरा निहारा और उसके होठों के स्पर्श का आनंद लिया। फिर थोड़ी देर बाद उसने खुद ही आगे बात बढ़ाई ताकि अध्यांश रुक जाए। चलो सो जाते हैं, लेकिन अब से तुम्हें मुझे हमेशा मेरे नाम से ही पुकारना पड़ेगा। उस पल में अध्यांश इतना खुश था कि अश्वी की सारी बातें बिना किसी शर्त के मानने को तैयार था। उसने उसकी बात मान ली भी, पर साथ ही उसने अश्वी को भी अपनी बात मानने के लिए थोड़ा मजबूर किया। अध्यांश के सामने जिद का कोई मतलब नहीं, ये बात अश्वी अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने बिना कोई बहस किए सर हिलाकर हामी भर दी और वैसे ही अध्यांश के ऊपर उसकी छाती पर सर रखकर लेट गई। हालांकि वह बिस्तर पर ही सोना चाहती थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि अध्यांश उसे बिस्तर पर सोने नहीं देगा। अगर वो बिस्तर पर जाने का प्रयास करेगी तो अध्यांश उसे फिर से अपने पास खींच लेगा। यही वजह थी कि अश्वी ने कोई हरकत करने से परहेज किया और वैसे ही अध्यांश के ऊपर ही लेट गई। अध्यांश भी अपनी उंगलियां अश्वी के बालों में फिराने लगा, मानो ये उसका पसंदीदा काम हो। अध्यांश और अश्वी को मिले हुए 20 दिन हो गए थे, लेकिन आज दोनों के चेहरे पर शांति और सुकून के भाव थे। साथ ही दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आज सही मायने में अध्यांश के लिए अश्वी की अजनबी से मिस्टर राजवंश और मिस्टर राजवंश से अध्यांश तक की सफ़र पूरी हो गई थी। अध्यांश और अश्वी रात में बहुत देर तक सोए थे, इसलिए सुबह 9 बजे से पहले दोनों में से किसी की भी आंख नहीं खुली। 9 बजे के करीब जब अध्यांश के फ़ोन पर अजर्व का कॉल आया तो उसकी नींद टूट गई। उठते ही उसकी नज़र उस पर शांति से और बिना किसी तनाव के आराम से सो रही अश्वी पर पड़ी, जिसके हाथ अध्यांश के गर्दन के चारों ओर लपेटे हुए थे। अश्वी की नींद खराब न हो, इसलिए अध्यांश ने सबसे पहले अपना फ़ोन उठाकर उसकी रिंग बंद कर दी और फिर धीरे से अश्वी के हाथ अपने गले से हटाकर उसे बिस्तर पर सीधा लिटा दिया। उसने प्यार से उसके माथे को चूमा और धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। हालांकि उसे पता था कि उसे इसका कोई जवाब नहीं मिलने वाला। अश्वी को बिस्तर पर लिटाकर अध्यांश अपना फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। बालकनी में जाकर सबसे पहले उसने दरवाज़ा बंद किया ताकि उसकी आवाज़ से अश्वी की नींद न टूटे। फिर उसने अजर्व को कॉल वापस किया। अजर्व ने ऑफिस के काम के लिए अध्यांश को कॉल किया था। अजर्व के साथ उस टॉपिक पर डिस्कशन कर उसने कॉल समाप्त किया और वापस कमरे में आ गया। अश्वी अभी भी सो रही थी, इसलिए उसकी नींद में खलल डाले बिना अध्यांश ने कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम चला गया। कुछ देर में फ्रेश होकर अध्यांश वॉशरूम से बाहर आया और सीधे किचन की ओर चला गया। किचन में पहुंचकर उसने अपने और अश्वी के लिए कॉफ़ी बनाई। दोनों की कॉफ़ी लेकर वापस कमरे में आया। कॉफ़ी ट्रे को लैंप टेबल पर रखा और कबर्ड खोलकर अश्वी के लिए कपड़े निकाले। उसने अश्वी के लिए ऐसे कपड़े चुने जो उसके साथ मैच करते हो, यानी सफ़ेद अनारकली और उस पर नीले रंग का लहरिया दुपट्टा, क्योंकि उसने भी आज सफ़ेद शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स पहनी थी। उसे पहले से ही अंगद का मैसेज आ चुका था कि आज सब लोग शॉपिंग पर जाने वाले हैं और इसी वजह से अध्यांश ने ऑफिस के कपड़े ना पहनकर कैजुअल कपड़े ही पहने थे। अश्वी के लिए कपड़े चुनने के बाद अध्यांश ने उसे जगाने के लिए उसके बालों को थपथपाया, जिससे वह हल्की सी हिली पर उठी नहीं। तब अध्यांश ने खुद ही उसे कंधों से पकड़कर बिठा दिया और उसका नाक खींच लिया। अध्यांश की इस हरकत से अश्वी ने गुस्से में अपनी आंखें खोल दी। अध्यांश पहले से जानता था कि अश्वी का ऐसा ही कुछ रिएक्शन होगा, इसलिए उसने उसके गुस्से को शांत करने के लिए उसके होठों पर हल्की सी किस की। फिर प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग जान।
अस्वी ने आधी खुली आंखों से ही जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मिस्टर राजवंश। जान मिस्टर राजवंश नहीं, अध्यांश, इतनी जल्दी भूल गई। अस्वी के मुंह से अपने लिए मिस्टर राजवंश सुनकर अध्यांश ने शिकायत भरे अंदाज में नाराजगी जताई। ओह सॉरी, गुड मॉर्निंग अध्यांश। ऐसा कहकर अस्वी घुटनों के बल उठी, अध्यांश के पास आकर उसके माथे पर किस किया और अध्यांश के कोई प्रतिक्रिया देने से पहले ही बिस्तर से उठकर उसने अध्यांश के निकाले हुए कपड़े उठाए और वॉशरूम चली गई, क्योंकि अब उसे अपनी हरकत पर शर्म आ रही थी, इसलिए वो अध्यांश से नजरें नहीं मिला पा रही थी। बिस्तर के पास खड़ा अध्यांश तो अस्वी की किस से जर ही गया था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अस्वी ने उसे किस किया। अचानक खुद को होश में पाते ही उसने अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया जहां अस्वी ने उसे किस किया था। हाथ माथे पर रखते हुए ही वह मुस्कुराने लगा। कुछ ही देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अस्वी बाहर आई, पर उसकी नज़रें झुकी हुई थी और वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसे ऐसे धीरे धीरे चलते देख अध्यांश से रहा नहीं गया और वह खुद ही अस्वी के पास चला गया। उसके पास पहुंचते ही उसे उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। अध्यांश, आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अध्यांश की इस तरह अचानक हरकत से अस्वी घबरा गई और उसने थोड़ा तेजी आवाज़ में कहा, ओह जान, तुम्हें पता नहीं कि मैं आज कितना खुश हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने अपनी मर्जी और खुशी से मेरी ओर एक कदम बढ़ाया है, और इसलिए मैं भी तुम्हें आज एक वादा करता हूँ कि जो 1 महीने की मोहलत मैंने आपसे मांगी थी, उसके बजाय मैं 15 दिनों के भीतर ही आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिसकी वजह से मेरा होश उड़ा था, आपके उन हर गुनहगारों को आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा और खुद अपने हाथों से उन्हें सजा दूंगा, यानी कि आपके हर आंसू का बदला लूँगा। उस दिन चाहे तो आप मुझे भी सज़ा देनी है तो दे सकती हैं, क्योंकि मैं भी आपका गुनहगार हूँ। अध्यांश ने जैसे ही सुना कि अस्वी को चक्कर आ रहे हैं, उसने उसे तुरंत नीचे उतारा और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे दीवानगी से कहा। जवाब में अस्वी कुछ नहीं कहा, बस अध्यांश के हाथ अपने चेहरे से हटाए और कॉफ़ी उठाकर पीने लगी। अध्यांश का उसका ये बर्ताव समझ नहीं आया, लेकिन उसे कुछ पूछना भी मुनासिब नहीं समझा और वह भी अपनी कॉफ़ी पीने लगा। जब दोनों कॉफ़ी ख़त्म करके कमरे से बाहर आए तो 10:30 बज चुके थे। अब अगर हवेली जाते तो कम से कम 12 बजे ही जाते। वहाँ से फिर वापस शहर आना पड़ता शॉपिंग के लिए। ऐसा न हो इसलिए अध्यांश ने अंगद और निवांशी को मैसेज करके बता दिया कि वो दोनों सीधे मॉल में ही मिलेंगे। अंगद ने पहले ही लोकेशन बता दी थी, इसलिए अस्वी को लेकर अध्यांश मॉल पहुंच गया। हवेली से दैविक भी सबको लेकर मॉल के लिए निकल चुका था। हाँ, उन्हें पहुंचने में करीब 2 घंटे लगने वाले थे, जबकि अध्यांश और अस्वी आधे घंटे में ही पहुंच गए थे। वह मॉल राजवंश परिवार का था। अपने मैनेजर से कहकर मॉल पहले ही खाली करवा लिया था। अपने दोस्तों के आने में देर थी तो अध्यांश अस्वी को मॉल के टॉप फ्लोर पर ले गया, जहाँ फूड सेक्शन था। दोनों ने अभी नाश्ता नहीं किया था, इसलिए अध्यांश ने अस्वी की पसंद का नाश्ता ऑर्डर किया। दोनों ने नाश्ता खत्म कर लिया और फिर अध्यांश ने अस्वी के साथ अपनी शॉपिंग भी पूरी कर ली। सामने सारा सामान अस्वी की पसंद का ही खरीदा था। अध्यांश की शॉपिंग खत्म हो गई, लेकिन उसके दोस्तों का अभी कोई अता पता नहीं था, इसलिए वह अस्वी को लेकर ज्वेलरी शॉप गया। उसने पहले ही अस्वी के लिए एक ब्रेसलेट और मंगलसूत्र का ऑर्डर दिया हुआ था। दोनों की डिज़ाइन एक जैसी ही थी। मंगलसूत्र को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसे देखकर कोई अंदाज़ा न लगा सके कि यह मंगलसूत्र है। वाइट गोल्ड की पतली चेन में एक षटकोण आकार का पेंडेंट था, जो प्लेटिनम और डायमंड से बना हुआ था। एक तरफ प्लेटिनम और दूसरी तरफ डायमंड, फिर एक बार प्लेटिनम और फिर डायमंड। इस तरह 3 तरफ प्लेटिनम और 3 तरफ डायमंड। पेंडेंट की दोनों ओर एक चेन में 2 काले मोती थे और पेंडेंट के बीच एक वाइट गोल्ड से बना एक दिल था। इस दिल की खासियत यह थी कि वह खुल सकता था और अध्यांश ने उसमें अपनी और अस्वी की कपल फोटो लगाई हुई थी। ब्रेसलेट भी बिल्कुल इसी डिजाइन का था। अध्यांश ने वहाँ शॉपिंग में ही वह मंगलसूत्र लेकर अस्वी को पहना दिया और फिर कहा,
अब आपको छुपाकर मंगलसूत्र नहीं पहनना पड़ेगा। आप इसे हमेशा पहन सकती है और हाँ, कोई भी आपसे इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा। मंगलसूत्र पहनने के बाद अध्यांश ने उसे ब्रेसलेट भी पहनाया। हालांकि उसने अस्वी को यह नहीं बताया कि दिल के आकार का पेंडेंट खुल सकता है, क्योंकि उसके पीछे एक राज था जिसे फिलहाल वह अस्वी को बताना नहीं चाहता था। अध्यांश ने अस्वी के दोस्तों के आने से पहले ही उसके कपड़े भी खरीद लिए। उसने उसके सारे कपड़े अपने पसंद के और अपने कपड़े से मैचिंग ही लिए। अस्वी वहीं रहते हुए अध्यांश द्वारा चुने गए कपड़ों को बस ट्रायल के लिए ही पहना। अध्यांश ने जैसे ही अस्वी की शॉपिंग खत्म की, उसके दोस्त भी मॉल पहुंच गए। इसलिए अस्वी अपनी गर्ल गैंग के साथ चली गई और अध्यांश अपने दोस्तों के साथ। सारी लड़कियां अपनी अपनी शॉपिंग कर रही थी। अस्वी भी शॉपिंग तो अध्यांश ने पहले ही पूरी कर दी थी, तो उसे अब कुछ लेना नहीं था, बस यूं ही घूम रही थी। अस्वी एक दुकान में यूं ही घूम घूम कर सब कुछ देख रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र सामने किसी पर पड़ी, जिसे देखकर वह मानो 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। थोड़ी देर में सबकी शॉपिंग खत्म हो गई तो वो लोग वहाँ से हवेली जाने के लिए निकल गए। लेकिन मॉल से निकलने के बाद से हवेली पहुँचने तक अध्यांश ने देखा कि अस्वी का चेहरा उदास था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी गहरे विचार में खोई हुई थी। अध्यांश को लगा कि अस्वी कुछ परेशान है। अध्यांश अस्वी से उसकी परेशानी के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसे एकांत नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि अब तो हवेली पहुंचकर ही पूछूंगा, और सबके सामने उसे कुछ नहीं कहा। जब वो हवेली पहुंचकर अंदर दाखिल हुए, तब एक लड़की दौड़कर आई और अध्यांश से गले मिल गई। अध्यांश का ध्यान कहीं और था तो अचानक किसी के यूं गले लगाने से उसके कदम थोड़े लड़खड़ा गए। अस्वी का भी ध्यान कहीं और था, लेकिन जैसे ही उसने त्रिशिका की आवाज़ सुनी और वह अपने विचारों से बाहर आई, उसकी नज़र अध्यांश पर पड़ी। यह नज़ारा देखकर अस्वी की आंखों में गुस्सा भर गया और मुठियाँ भी कस गईं, जो अध्यांश ने भी देख लिया। त्रिशिका उस लड़की को देखकर ही बोल पड़ी, लो आ गई चुड़ैल। हॉल में एक लड़की अध्यांश से गले मिल रही थी। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो घुटनों से थोड़ी ऊपर थी। कंधे तक आए बाल, चेहरे पर ढेर सारे मेकअप और उतना ही घमंड भी नजर आ रहा था। पैरों में उसने हाई हील्स पहन रखी थी। अध्यांश अस्वी के पास जाना चाहता था, लेकिन वह लड़की उसे छोड़ ही नहीं रही थी। हालांकि अध्यांश ने उसे गले नहीं लगाया था, उसने अपने हाथ नीचे ही रखे थे। वह लड़की ज़बरदस्ती उससे लिपट रही थी। फाइनली, अंश तुम आ गए। तुम्हें पता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पर तुम हो कि आ ही नहीं रहे थे। उस लड़की ने यूं ही अध्यांश से लिपटे हुए कहा। आखिरकार जब अध्यांश से यह बर्दाश्त न हुआ तो उसने उस लड़की को जोर से पीछे धकेल दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। उसे इस तरह देख किसी को भी उस पर दया नहीं आई और न ही कोई उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। अध्यांश को अपनी मर्जी के खिलाफ कोई छू भी ले तो उसे गुस्सा आ जाता है, और यह लड़की तो उसे पूरी तरह लिपट गई थी। ऊपर से यह सब देखकर अस्वी भी उस पर गुस्से से भर गई। इन सब बातों से अध्यांश का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से में उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा, अपनी हद में रहो पाखी सिंह, मुझे किसी का स्पर्श पसंद नहीं। यह बात तुम्हें पता है तो तुम अपनी हद क्यों भूल रही हो? और एक बात, मेरा नाम अध्यांश है, अंश नहीं। मैंने खुद को अंश कहकर बुलाने का अधिकार अपने परिवार को भी नहीं दिया है, तो तुम कौन होती हो? यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी का है। यह बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो, यही तुम्हारे लिए सही होगा। अध्यांश की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर गए। लेकिन अध्यांश की बदकिस्मती यह थी कि जिस व्यक्ति के गुस्से को शांत करने के लिए उसने यह सब कहा था, यानी अस्वी, वह तो पहले ही वहाँ से अपने कमरे में जा चुकी थी। वह लड़की यानी पाखी भी अध्यांश का इतना गुस्सा देखकर डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी डर को चेहरे पर नहीं आने दिया। वह खड़ी हुई और अध्यांश के पास आ गई। हालांकि इस बार उसने अध्यांश से दूरी बनाए रखी थी। हाँ, तो मैं तो तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ ना, भले ही आज नहीं, लेकिन निकट भविष्य में तो मैं तुम्हारी पत्नी ही बन जाऊंगी। आखिरकार दोनों परिवार हमारे विवाह के लिए मान ही गए हैं, तो फिर मैं तुम्हें अभी अंश कहूँ या शादी के बाद, क्या फ़र्क पड़ता है?
पाखी ने घमंड से कहा और उसके स्वर में आत्मविश्वास झलक रहा था। पाखी का ऐसा अति आत्मविश्वास देखकर अध्यांश के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसी मुस्कान के साथ पाखी को देखकर उसने कहा, आत्मविश्वास अच्छा होता है, लेकिन अति आत्मविश्वास इंसान को कमज़ोर बना देता है। और रही बात तुम्हारे साथ शादी करने की, तो मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता और तुमसे शादी करूं यह संभव ही नहीं। और इसलिए कहता हूं कि सपनों से बाहर निकलकर हकीकत की दुनिया में आओ। और एक बात तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपने लिए लड़की पहले ही चुन ली है, और वह भी आजकल में नहीं बल्कि 5 साल पहले ही। बस एक बार दैविक की शादी हो जाने दो, फिर मैं खुद उसे दुनिया के सामने लाऊंगा और हाँ, तुम्हारा मुंह मीठा भी करवाऊंगा। अध्यांश का यह कहना कि उसने पहले ही लड़की ढूंढ ली है, इस बात से ही पाखी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। पाखी की हालत खराब हो गई थी। वहीं दूसरी ओर त्रिशिका और अंगद यह सुनकर खुश थे कि कुछ दिनों बाद वो अपने भाभी से मिल पाएंगी। पाखी को अध्यांश की इस तरह बात सुनकर गुस्सा आ गया, तो वह पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। केवल त्रिशिका और अंगद ही हॉल में रुके रहे, क्योंकि वो अपने भाई को गले लगाकर अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते थे। और इसलिए सबके जाने के बाद जैसे ही अकेलापन मिला, दोनों दौड़ते हुए अध्यांश के पास आए और उसे गले लगा लिया। त्रिशिका ने कहा भी, भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारा 4 साल का इंतजार अब खत्म होगा और हमें भाभी से मिलने का मौका मिलेगा। त्रिशी, अभी मुझे छोड़ दो। तुम्हारी भाभी जब आएंगी तब मिल लेना, लेकिन फिलहाल तो मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। ऐसा कहते हुए अध्यांश दोनों से अलग हुआ और वहाँ से अपने कमरे की ओर चला गया। उसे तो अश्वी से मिलना था, ताकि उसे पाखी को देखकर जो गलतफहमी हुई थी वह दूर कर सके, लेकिन अभी अश्वी के कमरे में जाना नामुमकिन था। अध्यांश तेजी से अपने कमरे में आया और आते ही उसने अश्वी को फ़ोन लगाया, लेकिन पूरी रिंग बजने के बाद भी अश्वी ने फ़ोन नहीं उठाया। अध्यांश ने फिर से फ़ोन किया, लेकिन नतीजा वही रहा, अश्वी ने फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसके बाद भी अध्यांश ने एक के बाद करीब 20-25 बार अश्वी को फ़ोन किया, लेकिन उसने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। अश्वी से बात ना हो पाने के कारण अध्यांश गुस्से में आ गया और गुस्से में अपना फ़ोन फेंक दिया। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। रात का खाना बनाने का समय हुआ तो सभी लड़कियां अपने अपने कमरे से निकलकर रसोई में आ गईं, सिवाय पाखी और अश्वी के। अश्वी को रसोई में ना देखकर सभी को आश्चर्य हुआ, लेकिन खाना बनाने में देर हो रही थी, इसलिए निवांशी ने कहा, पहले हम खाना बना लें, फिर मैं जाकर देखूंगी कि आंसू क्यों नहीं आई। निवांशी की बात सुनकर सभी ने खाना बनाना शुरू किया। रात का खाना बनाकर तैयार हुआ तो त्रिशिका ने जाकर सबको खाने के लिए बुला लिया। इस बीच आंशी, निवांशी, अधीरा ने सब कुछ डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। सभी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तब अंगद ने अश्वी के बारे में पूछा, जिसके जवाब में आंशी ने कहा, आप लोग खाना शुरू करें, तब तक मैं उसे बुला लाती हूँ। इतना कहकर वह उठी और अश्वी को बुलाने के लिए कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर हुई होंगी, आंशी घबराए हुए चेहरे के साथ वापस आई और सीधे दैविक से पूछने लगी, दैविक, यहाँ आसपास कोई डॉक्टर हो तो उन्हें बुला लाओ। आंशु का शरीर बुखार से तप रहा है, लगता है उसे तेज बुखार है। आंशी यह बात दैविक से कर ही रही थी, तभी अध्यांश भी खाने के लिए नीचे आया। उसने आंशी की बात सुनी और तुरंत बिना कुछ कहे अंगद को आदेश देते हुए कहा, अंगद, अगर पास के गांव में कोई डॉक्टर हो तो जल्दी ले आओ। अंगद ने एक पल भी देरी करते हुए खाना छोड़ दिया और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल गया। अश्वी को बुखार आ गया है, यह सुनकर सभी चिंतित हो गए और खाना छोड़कर उसके कमरे की तरफ चले गए। अध्यांश को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अश्वी को क्या हो गया कि वह इतनी बीमार पड़ गई। मॉल से लौटते समय तक तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ। अश्वी की किस्मत अच्छी थी कि अंगद को पास में ही एक डॉक्टर का क्लिनिक मिल गया। वह 15 मिनट के भीतर डॉक्टर को हवेली ले आया। डॉक्टर ने आकर सबसे पहले सभी को कमरे से बाहर जाने को कहा। सभी के बाहर जाने के बाद डॉक्टर ने अश्वी का चेकअप किया, उसे इंजेक्शन लगाया, साथ ही कुछ दवाइयाँ लिखकर वो बाहर आया और वह
प्रिस्क्रिप्शन अंगद के हाथ में दे दिया। डॉक्टर को देखकर सभी ने अस्वी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एक साथ इतने सारे लोगों के बोलने से डॉक्टर भी थोड़े उलझन में पड़ गए। डॉक्टर की इस स्थिति को देखकर अध्यांश ने सभी को शांत रहने के लिए कहा और फिर डॉक्टर की ओर देखा। अध्यांश की नज़र से डॉक्टर ने बोलना शुरू किया। पेशेंट को हाई फीवर है, जो शायद किसी मानसिक तनाव के कारण उन्हें पैनिक अटैक आया है, इसलिए उन्हें बुखार हो गया है। लगभग 3 घंटे से पेशेंट इस हालत में ही है। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़े घंटों में उन्हें होश भी आ जाएगा। जब वो होश में आए तो उन्हें हल्का भोजन दे और फिर मैंने जो दवाइयाँ लिखी हैं वो दे देना। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें कि अभी पेशेंट को मानसिक झटके ना लगे, ऐसा उनके साथ कुछ ना हो। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। अंगद ने उन्हें छोड़ दिया। अध्यांश ने अंगद से प्रिस्क्रिप्शन लेकर उदय को मैसेज किया और दवाइयाँ मंगवा ली। अस्वी की इस हालत को देखकर किसी को भी खाना खाने का मन नहीं था, लेकिन खाना ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये बात हर किसी को अपने परिवार में सिखाई गई थी, इसलिए मन न होने के बावजूद सबने थोड़ा थोड़ा खाया। त्रिशिका ने अध्यांश से भी खाने के लिए कहा, लेकिन अध्यांश ने मन नहीं है कहकर खाने से मना कर दिया और बाहर बगीचे में चला गया। उस समय अध्यांश के मन में एक ही विचार घूम रहा था। शॉपिंग पर गए थे तब अस्वी बहुत खुश थी, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह मानसिक तनाव में आ गई और वह 3 घंटे से बेहोश थी। किसी को पता क्यों नहीं चला। बहुत सोचने के बाद आखिरकार अध्यांश इस निष्कर्ष पर पहुंचा, जो कुछ हुआ वो मॉल में हुआ था। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही अध्यांश ने आजर्व को फ़ोन करके पूरे मॉल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का ऑर्डर दिया। अध्यांश फिर अंदर आया। सभी अभी भी हॉल में बैठे हुए थे, सिवाय पाखी के, और अस्वी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। सबको इस तरह बैठे देखकर अध्यांश ने सभी को सोने के लिए कहा। निवांशी और आंशी अध्यांश की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अध्यांश ने बहुत प्यार से उन्हें समझाया। तब जाकर वो दोनों अपने अपने कमरे में गईं। सभी के जाने के बाद अध्यांश रसोई में गया और वहाँ जाकर उसने अस्वी के लिए खिचड़ी बनाने लगा। अध्यांश को पता था कि अस्वी सादा भोजन नहीं करेंगी और अभी उसे मसालेदार खाने के लिए डॉक्टर ने साफ मना किया था, इसलिए उसने खिचड़ी में थोड़ी सब्जियां डाल दी ताकि अस्वी बिना नखरे किए खा सके और उसे कोई नुकसान न हो। खिचड़ी बन गई तो उसने उसे एक प्लेट में निकालकर अपने कमरे में रख दी और फिर नीचे लौट आया। नीचे आने पर उसने पहले यह सुनिश्चित किया कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसने यकीन कर लिया कि कोई नहीं देख रहा है, तब वह अस्वी के कमरे में गया। कमरे में जाकर पहले तो अध्यांश अस्वी को देखा। हमेशा हंसते और खिलखिलाते रहने वाली अस्वी का चेहरा आज बिल्कुल सुस्त हो गया था। उसे इस तरह देखकर अध्यांश के दिल में दर्द हुआ, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अस्वी को बिस्तर से उठाया और उसे अपने बाहों में उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। अस्वी के कमरे से बाहर निकलकर अध्यांश अपने कमरे में ले जाने के लिए लिफ्ट के पास आया और लिफ्ट खुलते ही वह उसमें चला गया। उसे इस बात का पता नहीं था कि किसी की 2 आंखें उसे अस्वी को अपनी बाहों में उठाकर ले जाते हुए देख चुकी है। अध्यांश अस्वी को उसकी बेहोशी की हालत में ही मास्टर बेडरूम में ले आया। बेडरूम में लाकर उसने धीरे से अस्वी को बिस्तर पर लिटाया और उसके माथे पर हाथ रखकर चेक किया कि उसे बुखार तो नहीं। अस्वी का शरीर का तापमान पहले से कम था, मतलब उसका बुखार धीरे धीरे उतर रहा था। यह देखकर अध्यांश को थोड़ी राहत मिली। वह बिस्तर पर बैठ गया और उसने अस्वी का सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। बैठा बैठा वह उसकी होश में आने का इंतजार करते हुए उसकी बालों को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। अध्यांश तो अस्वी को लेकर उसके कमरे में चला गया, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर कोई था जिसने अस्वी को उसके साथ देख लिया था। दोनों को साथ देखकर उस व्यक्ति को काफ़ी आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर सारी बातें समझ गई और वह व्यक्ति खुश होते हुए बोल उठा, इसका मतलब मैं जो सोच रही थी वह सही था। अस्वी दीदी ही बल्कि अस्वी भाभी ही अध्यांश भाई की पत्नी है और मेरी भाभी भी। यह सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह मानो अध्यांश उसके सामने खड़ा हो और वह उसे शाबाशी दे रही हो और बोल पड़ी, वाह भाई वाह,
मानना पड़ेगा, आपकी पसंद तो ज़बरदस्त है भाई। यह बात मैं अंगद भाई को भी बताऊंगी, देखना वो तो और भी खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। आज सच में उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार पिछले 4 साल से जिसका वह इंतजार कर रही थी, जिसका चेहरा देखने को वह बेताब थी, वह आखिर उसके सामने था। जी हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि सबकी लाडली त्रिशिका थी। त्रिशिका अपने फ़ोन में रखी अध्यांश और अस्वी की तस्वीरें देखते हुए खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। वह पानी लेने के लिए रसोई की तरफ निकली थी और कमरे से बाहर आई थी, लेकिन उसकी नज़र अचानक अस्वी को लेकर जाते हुए अध्यांश पर पड़ गई। इस पल को उसने तुरंत अपने फ़ोन में कैद कर लिया। कहानी को आगे सुनने के लिए कमेंट्स करके बताएं और ये भी बताएं कि कहानी कैसी लग रही है, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार वालों पर हमेशा बना रहे। थैंक यू यहाँ तक सुनने के लिए।